तो आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वाइंडिंग अप। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि ये एसपीएम एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से ही बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि भैया ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब सर्कमस्टेंसेस इन विच कंपनी में भी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जब कंपनी का वाउंड अप हो जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, पहला, अगर कंपनी खुद चाहे तो कर सकती है अगर स्पेशल रिजोल्यूशन कंपनी खुद पास कर ले। सेकंड केस है, अगर कंपनी ने कोई ऐसा काम करा है जो इंडिया के सोवर्निटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है तो भाई ट्रिब्यूनल चाहे तो कंपनी का वाउंड अप कर सकता है। ठीक है, वाउंड अप यानी कि क्लोज कर सकता है। ठीक है, या फिर थर्ड पॉइंट, एप्लीकेशन बाय आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट ए बिजनेस कंडक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। बिजनेस सही तरीके से नहीं हो रहा, फ्रॉडुलेंट तरीके से हो रहा है तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट या आरओसी चाहे तो वो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न लगातार 5 ईयर्स तक नहीं भर रही है, डिफॉल्ट कर रही है, तो भैया कंपनी का वाउंड अप हो सकता है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट में लिखा है ट्रिब्यूनल थिंक्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि हाँ भैया इस कंपनी का वाउंड अप कर देना चाहिए तो भैया इस कंपनी का तो कोई भी कंपनी का वाउंड अप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, यानी कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में। कंपनी कर सकती है, प्रेजेंट या पास्ट मेंबर्स कंट्रीब्यूटरी कर सकते हैं। ठीक है, आरओसी कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर ऐसा पर्सन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करा वो कर सकता है। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी कर सकता है। ठीक है, अब पेटिशन फाइल टू आरओसी। ठीक है, अब अगर इन लोगों को अप्लाई करना है तो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो पेटिशन फाइल करना पड़ेगा आरओसी को। ठीक है, तो आरओसी क्या करेगा, ट्रिब्यूनल में अप्लाई कर देगा विद इन 60 डेज के अंदर। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी का क्या मतलब होता है यहाँ पर, ऐसा पर्सन जिसको शेयर्स ओरिजिनल अलॉट हुए थे या फिर ओरिजिनल अलॉट नहीं हुए तो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होने चाहिए फॉर मिनिमम 6 मंथ के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 18 मंथ्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ उससे अपन लास्ट 18 मंथ्स के देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है व्हाट कंपनी हैज नो एसेट्स स्टिल कंपनी भी वाइंड अप। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट आते हैं वाइंडिंग अप से रिलेटेड मैंने उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा हुआ है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाए याद करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मान लो कंपनी के पास कोई भी एसेट्स नहीं है तो क्या कंपनी का वाइंड अप करना पॉसिबल है, तो इसका आंसर है यस। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम लिमिट फॉर पासिंग ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब लोगों ने अप्लाई तो कर दिया भैया ट्रिब्यूनल में। ठीक है, वाइंड अप वाला केस में। ठीक है, तब ट्रिब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर पास करेगा, तो इसका आंसर है विद इन 90 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है व्हाट इफ अदर पर्सन गिव एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर वाइंड अप, यानी क्या अपन ने देखा था ना कंपनी के अलावा भी कोई भी पर्सन या आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये लोग भी वाइंड अप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो किसी और ने अप्लाई करा तो फिर क्या होगा, कंपनी को क्या एक मौका दिया जाएगा क्या, तो इसका आंसर है यस। ट्रिब्यूनल एक बार चांस देगा कंपनी को कि अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है कि आखिर भैया थर्ड पर्सन ने अप्लाई करा था ट्रिब्यूनल में कि इस कंपनी का वाउंड अप कर देना चाहिए, तो क्या कंपनी को कोई डाउट है क्या, कंपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है विद इन 30 डेज के अंदर। ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड है विद इन 30 डेज, अगर कोई रीजनेबल कारण है तो फिर क्या करेगा ट्रिब्यूनल कंपनी से पूछेगी, फिर कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी रेस्पॉन्स देंगे विद इन 30 डेज के अंदर कि हाँ भैया किसी ने गलत एप्लीकेशन दी तो प्रूव करना पड़ेगा कंपनी को कि हाँ भैया हमारी कंपनी का वाउंड अप नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर अपॉइंट लिक्विडेटर। ठीक है, जब भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगा वाइंड अप के लिए तो फिर क्या होगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। ठीक है, और लिक्विडेटर को विद इन 7 डेज बताना पड़ेगा कि भैया वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है रिमूवल ऑफ लिक्विडेटर पॉसिबल, क्या लिक्विडेटर को हटाया जा सकता है क्या, तो इसका आंसर है यस। अगर जो लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुआ था वो अगर मिसकंडक्ट करता है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, फ्रॉड है, वो इनएबिलिटी है, उसके पास प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस है, किसी भी ग्राउंड को किसी भी ग्राउंड पे वो हटाया जा सकता है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ट्रिब्यूनल मेक्स ऑर्डर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर मैक्सिमम डैश डेज फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर कॉज इंटीमेशन टू बी सेंड टू लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार। यानी कि अब ट्रिब्यूनल ने क्या करा, ऑर्डर दे दिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैक्सिमम 7 डेज के अंदर, ठीक है, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ था उसके कॉज इंटीमेशन टू बी सेंड टू लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार, ठीक है। यानी कि जिस दिन ट्रिब्यूनल ने लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया था तो उसके मैक्सिमम 7 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल को रजिस्ट्रार और लिक्विडेटर दोनों को इंटीमेट करना पड़ेगा कि अब आगे क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रखा है, इस वाइंडिंग अप ऑर्डर डीम टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू ऑफिस एम्प्लॉइज और वर्कमैन। क्या इन लोगों को अलग से नोटिस देना पड़ेगा कि कंपनी वाइंड अप हो रही है? तो इसका आंसर है नहीं। जो वाइंडिंग अप का ऑर्डर आएगा वो डीम्ड नोटिस मान लिया जाएगा इनके लिए भी, ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन द बिजनेस ऑफ कंपनीज कंटिन्यू, अगर कंपनी का बिजनेस कुछ समय के लिए कंटिन्यू है तो भैया तब तक चलेगी, अदरवाइज ये डीम नोटिस मान लिया जाएगा कि अब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर लिखा हुआ है, विद इन 3 वीक्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेटर मेक एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ वाइंड अप कमिटी, ठीक है। या इसमें ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। यानी कि इसमें क्या बता रखा है, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया, ठीक है, लिक्विडेटर क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल को, किसके लिए, कंस्टिट्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप कमेटी, एक वाइंडिंग अप कमेटी बनेगी, ठीक है। तो ये लिक्विडेटर को एप्लीकेशन देनी है ट्रिब्यूनल को विद इन 3 वीक्स, जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया उसके विद इन 3 वीक्स के अंदर लिक्विडेटर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बता रखा है, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो गया और लिक्विडेटर भी अपॉइंट हो गया, तो अब क्या नया केस कंपनी के अगेंस्ट फाइल हो सकता है क्या? ऑप्शन है नहीं, आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रखा है, एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। अब मान लो जब वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस समय कंपनी के अगेंस्ट ऑलरेडी पेंडिंग केस चल रहा था, तो फिर क्या होगा, तो वो चल सकता है अगर एक बार वो ट्रिब्यूनल का परमिशन ले ले तो, ठीक है। इफ समवन अप्लाइज टू ट्रिब्यूनल फॉर परमिशन टू कंटिन्यू सूट आफ्टर वाइंडिंग अप ऑर्डर इज मेड, द ट्रिब्यूनल हैज टू डिसाइड विद इन 60 डेज। अब क्या करा, जिसको केस मतलब थर्ड पार्टी ने फाइल कर दिया ट्रिब्यूनल में परमिशन लेने के लिए, तो अब ट्रिब्यूनल 60 डेज के अंदर सोच के बता देगा कि ये केस कंटिन्यू चल सकता है या नहीं चल सकता, ठीक है। वाइंडिंग अप प्रोसेस डज नॉट ऑटोमेटिकली स्टॉप डेट आर ऑलरेडी इन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं तो उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वो चलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बता रखा है, लिक्विडेटर शैल विद इन 10 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप सबमिट रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा, एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और वो ट्रिब्यूनल को सबमिट करनी पड़ेगी। तो जिस दिन ऑर्डर आया था वाइंडिंग अप का उसके विद इन 60 डेज उसको रिपोर्ट बना के ट्रिब्यूनल को देना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 में दे रखा है, कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी बाय ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। यानी कि अब वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया था, अब जो भी कंपनीज की प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन रहेगा, ट्रिब्यूनल रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रखा, पर्सन कंटिन्यू टू लायबल एज पार्ट कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। इफ कंपनी गोस, देखो कंट्रीब्यूटरी कौन होता है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी में देखें तो ऐसे लोग मतलब जिनका अनपेड कैपिटल अभी बाकी है, ठीक है। यानी कि अभी कंपनी का भी होगा ना कि कोई कोई लोगों से पेमेंट लेना बाकी है, तो वो लोग हो जाएंगे कंट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो कौन कौन से पर्सन लायबल रहेंगे, कंपनी गोस इनटू वाइंड अप विद इन 1 ईयर ऑन विच ही सीज टू मेंबर, ठीक है। अगर किसी का भैया जो शेयर्स है उन पर वो कुछ बाकी है, अनकॉल्ड है, अनपेड है, ठीक है, शेयर कैपिटल है, तो उससे अब कंपनी पैसा तो लेगी ना, क्योंकि वाइंड अप होने वाला है। तो अगर किसी को लास्ट 1 ईयर, ठीक है, यानी कि विद इन 1 ईयर अलॉट हुए थे, जिस दिन भैया कंपनी का वाइंड अप हो रहा है उस दिन से अपन को देखना है लास्ट 1 ईयर किसी के पास शेयर है, उसके पास अनकॉल्ड है, अनपेड है, ठीक है, तो उसके विद इन 1 ईयर वो लायबल रहेगा कंपनी को पेमेंट करने के लिए। प्रेजेंट मेंबर अनेबल टू पे, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स ओनली टू द एक्सटेंड लायबिलिटी इनकर्ड अप टू डेट ऑफ मेंबरशिप। तो इसका इतना से ही मतलब है जितना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन 16 आता है, डायरेक्टर मैनेजर विद अनलिमिटेड लायबिलिटी शैल बी लायबल टू मेक कंट्रीब्यूशन एज इफ ही वर अ मेंबर ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है।
यानी कि डायरेक्टर लोग भी लायबल रहेंगे, ठीक है। Winding up commences within 1 year of his cessation, liability only towards liability incurred during his tenure, वो इतने ही लायबल रहेंगे जितना उनके टेन्योर के अंदर भैया कोई हो सकता है ना डायरेक्टर की कोई गलती की वजह से रहा हो, तो वो लोग भी लायबल रहेंगे जो भी ट्रिब्यूनल डिसीजन लेगा उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 17 आता है एडवाइजरी कमेटी क्यों बनाई गई है? टू एडवाइस लिक्विडेटर को, वह लिक्विडेटर को बताएगी कैसे काम करना है। इसके अंदर मैक्सिमम 12 मेंबर्स होते हैं और जो चेयरपर्सन होता है वो जो चेयरपर्सन विल बी कंपनी लिक्विडेटर, ठीक है। अब लिक्विडेटर के लिए कोई बता रखा है या तो वो खुद चाहे या फिर अपॉन रिक्वेस्ट बाय 1/10 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या कंट्रीब्यूटरीज। अगर ये लोग रिक्वेस्ट करें लिक्विडेटर को तो फिर लिक्विडेटर को मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो जो डेट अपने लिए काम की है मैंने इस वीडियो में उसी को ही कवर करा है, ठीक है। SPM एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से ये वीडियो बनाई है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 19 आता है लिक्विडेटर शैल मिनिमम ट्वाइस ए ईयर सबमिट बुक्स अकाउंट्स टू ट्रिब्यूनल इन डुप्लीकेट फॉर्म, ठीक है। तो लिक्विडेटर को भी अब जो कंपनी चलानी है तो उसको भी पूरा जो कंपनी के बताना पड़ेगा, बुक्स अकाउंट्स ट्रिब्यूनल को भेजने पड़ेंगे कम से कम साल में 2 बार, क्योंकि ऐसा नहीं है वाइंडिंग अप ऐसा नहीं कि 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है 3 साल तक चले पूरा प्रोसेस, धीरे धीरे चलता है, तो इसलिए ये रूल बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 पेमेंट ऑफ डेब्ट बाय कंट्रीब्यूटरी एंड एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है? मान लो आपको कंट्रीब्यूटरी से 4 करोड़ लेने थे, ठीक है। कंट्रीब्यूटरी से आपको 4 करोड़ लेने थे और आपको उसको 2 करोड़, मान लो 3 करोड़, 2 करोड़ की जगह 3 करोड़, ठीक है। मान लो आपको कंट्रीब्यूटरी से 4 करोड़ लेने थे और आपको उसी पर्सन को 3 करोड़ देने थे, ठीक है। एक तो आपको लेने थे उससे 4 करोड़ और आपको देने थे उसी सेम पर्सन को 3 करोड़, तो अब आपका नेट ऑफ करके हो जाएगा भैया 1 करोड़, ठीक है। 4 करोड़ कितने हो गए? तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ, ठीक है। तो ये होता है सेट ऑफ का मीनिंग, ठीक है। द ट्रिब्यूनल में एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग वाइंड अप ऑर्डर, ठीक है, टू पे ड्यू मनी टू द कंपनी। यानी कि किसी का भैया अनपेड है तो कंपनी उससे पैसा मांगेगी, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी के केस में सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट डिविडेंड एंड प्रॉफिट, ठीक है। और लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, तो उस केस में नॉट अलाउड, ठीक है। तो उस केस में सेट ऑफ अलाउड नहीं है, ठीक है। वही मैंने आपको बता दिया कि इसी सेम पर्सन से आपको लेना देना था तो जितना नेट ऑफ हो जाएगा उसको बोलते हैं सेट ऑफ। क्वेश्चन 21 आता है वेयर अफेयर्स ऑफ कंपनी आर कम्प्लीटली वाउंड अप, लिक्विडेटर अपॉइंटेड। अगर वो कंपनी के अफेयर्स हो जाते हैं वो कम्प्लीटली वाउंड अप हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा फॉर डिसोल्यूशन, ठीक है। उसके विद इन 30 डेज बता रखा फॉरवर्ड कॉपी ऑफ ऑर्डर टू ROC और ROC भी क्या करेगा? एंट्री कर देगा रजिस्टर के अंदर, ठीक है, कि इस कंपनी का अब डिसोल्यूशन हो रहा है ये चीज़। उसके बाद आता है क्वेश्चन 22 आता है भैया प्रेफरेंशियल पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले बता रखा है कंपनी का लिक्विडेशन ये वाइंड अप हो रहा है तो किस किस को सबसे पहले पैसा मिलेगा? सबसे पहले इन दोनों को प्रोपोर्शनेट टर्म्स में मिलेगा, वर्कमैन्स ड्यू एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। इनको कब मिलेगा? अगर इनका आउटस्टैंडिंग ड्यूज है मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। इन दोनों को सबसे पहले मिलेगा प्रोपोर्शनेट टर्म्स में। उसके बाद कोई पैसा बचा तो वो जाएगा गवर्नमेंट लाइबिलिटीज पेबल टैक्स में, जो भी विद इन 12 मंथ्स है बिफोर डेट। और उसके बाद मिलेगा वेजेस सैलरी मैक्सी नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ हो गए इधर, ठीक है, विद इन 12 मंथ इमीडिएटली बिफोर रिलीवेंट डेट, ठीक है। रिलीवेंट डेट क्या होती है? जिस दिन लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ था या फिर जिस दिन वाइंड अप का ऑर्डर आया था। अगर इन दोनों में से जो भी अर्लियर होते हैं उसको अपन बोलते हैं रिलीवेंट डेट। तो वेजेस सैलरी मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? वर्कमैन्स ड्यू एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मिलेगा प्रोपोर्शनल टर्म्स में। उसके बाद कोई पैसा बचा तो गवर्नमेंट लाइबिलिटीज़ में जाएगा, उसके बाद जाएगा वेजेस सैलरी में, उसके बाद जाएगा एम्प्लॉयज़ PF ग्रेचुइटी में, उसके बाद जाएगा जो भी एक्सपेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन था अंडर सेक्शन 213 एंड अंडर 216। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन 23
वेयर कंपनी मेक्स पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बिफोर लिक्विडेशन, ठीक है। कंपनी बिफोर लिक्विडेशन से पहले किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देती अगर कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस था कंपनी का, तो जो भी प्रायर टू 6 मंथ ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है, लिक्विडेशन होने से पहले 6 लिक्विडेशन जिस दिन हुआ उससे 6 महीने पहले अगर कंपनी ने किसी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस से के तहत अगर कोई पेमेंट कर दिया गलत, तो ट्रिब्यूनल चाहे तो उसको इनवैलिड कर सकता है पेमेंट को। उसके बाद आता है क्वेश्चन 24, आता है एनी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। कंपनी ने कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं थी या फिर गुड फेथ में नहीं थी, जो लास्ट 1 ईयर के अंदर हुई थी। जिस दिन वाइंडिंग अप का ऑर्डर फाइल हुआ था उसके लास्ट 1 ईयर के अंदर अगर ऐसा कुछ हुआ तो लिक्विडेटर चाहे तो उस ट्रांजेक्शन को वॉइड कर सकता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय कंपनी टू ट्रस्टी, ठीक है, वो भी वाइड ट्रांजेक्शन माना गया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 25, अगर लिक्विडेटर को क्या करना पड़ता है, पेरियोडिकल रिटर्न सबमिट करनी पड़ती है ट्रिब्यूनल को, ठीक है। पेरियोडिकल रिटर्न एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर सबमिट करनी पड़ती है और ट्रिब्यूनल क्या करता है, उसको रिव्यू करता है। क्वेश्चन 26 आता है द ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप शैल ऑपरेट इन फेवर ऑफ ऑल क्रेडिटर्स एंड ऑल कंट्रीब्यूटरीज ऑफ कंपनी, ठीक है। तो जो भी वाइंडिंग अप का जो ऑपरेशन होगा, ठीक है, वो सबके फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है या किसी को कम मिल रहा है। जो ये सीक्वेंस बता रखी उसी सीक्वेंस के हिसाब से सबको पेमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 27, फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड विद इन 12 मंथ। अब मान लो कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट कर लिया विद इन 12 मंथ, जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप हुआ था उसके लास्ट 12 मंथ के अंदर कंपनी ने कोई फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर लिया, ठीक है। यानी कि कोई कंपनी ने लोन ले लिया, तो क्या होगा भैया, अगर कंपनी की सॉल्वेंसी थी उस समय ये प्रूव हो जाएगी तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा, या फिर उसका जो लोन गिवन था उसका सब्जेक्ट टू 5% पर एनम ही था तो वो चलेगा, अदरवाइज केस में इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 28, आता है डिस्क्लेमर ऑफ ऑनरस प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन करना जो कंपनी के प्रॉफिट में नहीं है, यानी कि आप बोल सकते हो अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने करे, तो उस केस में क्या होगा ये अपन को देखना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, लिक्विडेटर विथ लीव ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि लिक्विडेटर विथ परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल विद इन 12 मंथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप टू डिस्क्लेम प्रॉपर्टी। तो लिक्विडेटर चाहे, और अगर लिक्विडेटर अवेयर नहीं हुआ तो वो विद इन 1 मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप या फिर आफ्टर 1 मंथ जब भी उसको पता चलता है वो इस ट्रांजेक्शन को डिस्क्लेम कर सकता है विद इन 12 मंथ के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो लिक्विडेटर चाहे तो उस ट्रांजेक्शन को डिस्क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 29, आता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स डिस्पोजिशन ऑफ। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो जिस दिन भैया कंपनी का कमेंसमेंट हो गया वाइंडिंग अप का, उसके बाद अगर कंपनी शेयर को ट्रांसफ़र कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, कोई भी अल्टरेशन कर दी स्टेटस ऑफ मेंबर्स, तो उन सबको वाइड माना जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 30, आता है ऑफेंसेस बाय ऑफिसर्स ऑफ कंपनी इन लिक्विडेशन। जो भी कंपनी के ऑफिसर्स हैं वो कुछ गलत काम करते हैं, जैसे कि जो भी कंपनी के एसेट्स थे, प्रॉपर्टी बुक्स पेपर्स थे, वो सही से नहीं बताते हैं, या फिर जिस दिन वाइंडिंग अप हुआ था उससे 12 महीने के अंदर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी 1,000 करोड़ और मोर, ठीक है, वो कोई छुपाई है, कोई फ्रॉडुलेंट रिमूव करी 1,000 करोड़ या उससे कम की, ठीक है, या उससे ज़्यादा की, ठीक है। कंसील्स डिस्ट्रॉयज मेटिलेट्स बुक्स पेपर्स ऑफ अकाउंट्स। मेटिलेट्स होता है मिट्टी में मिलाना, डिस्ट्रॉय हटा दिया, कंसीलेशन छुपा दी, ठीक है। अगर कुछ ऐसा करते हैं या फिर कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस करते हैं, कोई रॉन्ग एंट्री करते हैं, कोई मटेरियल ओमिशन करते हैं, या फिर नोइंगली फेज टू इन्फॉर्म विद इन 1 मंथ फॉल्स डेप्ट क्लेम, ठीक है, कोई फॉल्स डेप्ट क्लेम बताते हैं कि भैया हमें तो इन कस्टमर से पैसा लेना बाकी है, ठीक है, ऐसा झूठा बता देते हैं। विद इन 12 मंथ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप अटेम्प्ट्स टू अकाउंट फिक्टिशियस लॉसेस, कोई झूठे एक्सपेंस बताते हैं, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो फिर उन पर पेनल्टी लगेगी। अब अपने कंपनी सेक्ट में बहुत सारी पेनल्टी, अगर आप याद रखना चाहो तो आप ये बुक में से देख सकते हो कितनी पेनल्टी है, क्योंकि सेकंड केस में अलग पेनल्टी है, ठीक है। पॉन्स प्लेजेस डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी
विच वॉज ऑब्टेन्ड ऑन क्रेडिट एंड डज नॉट पे इट। कोई प्रॉपर्टी क्रेडिट पर ले लेते हैं फिर उसका पैसा नहीं देते हैं तो इसके लिए अलग फिर पेनल्टी रहेगी, ठीक है। तो बहुत सारी पेनल्टी अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज ये आप टाइम लिमिट ही बहुत सारी है तो आप उसको याद रखोगे तो भी चलेगा। अगेन ये टाइम लिमिट आ गई क्वेश्चन 31 में, नॉट टू डिस्पोज बुक्स पेपर्स ऑफ कंपनी विद इन 5 ईयर्स, ठीक है। जो भी कंपनी के बुक्स और पेपर्स है उसको विद इन 5 ईयर्स तक सेव रखना है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्पोज कर सकते हो। क्वेश्चन 32 आता है, अगर कंपनी का वाउंड अप होता है लिक्विडेटर इन हिज हैंड्स मनी इज रिप्रेजेंटिंग। इसका क्या मतलब हुआ, अब मान लो एसेट सिर्फ 5 करोड़ की और लाइबिलिटी सिर्फ 4 करोड़ की, तो लिक्विडेटर के पास 1 करोड़ रह गया, तो अब लिक्विडेटर क्या करेगा, उसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दे देगा क्रेडिटर्स को, ठीक है। जो भी एसेट रिफंडेबल है, ठीक है। तो अब लिक्विडेटर जो होगा 1 करोड़ उसका डिविडेंड के फॉर्म में अनाउंस कर देगा जो भी है। और अगर कोई क्रेडिटर्स लेने से मना कर देता है फॉर 6 मंथ, यानी कि उस किसी ने 6 मंथ के अंदर कोई डिविडेंड नहीं लिया, ठीक है, या फिर एसेट रिफंडेबल टू शेयर होल्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 6 मंथ, सेम वही मीनिंग है। तो फिर वो पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएगा कंपनी लिक्विडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। हाँ, वो पर्सन बाद में आरओसी एंड रजिस्ट्रार्स के साथ क्लेम कर सकता है विद इन 60 डेज़ के अंदर, ठीक है। और मान लो वो 15 ईयर्स तक कोई अनक्लेम रह गया तो फिर वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के जनरल रेवेन्यू अकाउंट, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और अगर लिक्विडेटर ने वो पैसा उस अकाउंट में नहीं भेजा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% पर एनम की रेट से। उसके बाद क्वेश्चन 33 आता है, लिक्विडेटर में डिफ़ॉल्ट इन, यानी कि अब लिक्विडेटर कोई गलती करता है, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल उसको नोटिस भेजेगा, उसको विद इन 14 डेज़ के अंदर अपनी गलती को सुधार लेना है। क्वेश्चन 34 आता है, ट्रिब्यूनल में पास ऑर्डर टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन वॉइड। अब मान लो ट्रिब्यूनल ने जो भी ऑर्डर सुना दिया, ठीक है, अब बाद में कोई जना उस ऑर्डर से नाखुश था, कोई भी जना हो सकता है, ठीक है, और अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि हाँ भैया जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर सुनाया था जो भी डिसोल्यूशन का, ठीक है, वाइंडिंग अप का थी, तो उसमें कोई गलती रह गई थी और ट्रिब्यूनल चाहता है कि अपने ऑर्डर को अमेंड करना, तो वो विद इन 2 ईयर्स, जिस दिन उसने डेट ऑफ डिसोल्यूशन थी उसके विद इन 2 ईयर्स के अंदर अपना जो भी ऑर्डर था उसको सही कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल अगर सही करता है तो आरओसी के पास एक कॉपी भेज देगा विद इन 30 डेज़ के अंदर कि हाँ भैया हमसे थोड़ी गलती हो गई थी, पूरा कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई थी, और जिसने अप्लाई करा कि हाँ भैया उसने प्रूव भी कर दिया कि वाकई में कोई ट्रिब्यूनल से